गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI इंस्ट्रक्टर बाय राजन सर के ऊपर स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन का इम्पोर्टेंट थ्योरी है ना, जो कि क्योंकि परीक्षाएं आपकी जल्दी शुरू होने वाली हैं, 1 महीने के अंदर अंदर परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए परावर्तक का नाम क्या है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाया गया है ये किस टाइप का है ये। ठीक है, पहला है पैराबोलिक मिरर टाइप, डिस्पर्स टाइप, सॉफ्ट लाइट टाइप। ठीक है, तो पैराबोलिक आप लोग ड्राइंग में शेप पढ़े होंगे, कुछ इस तरह का शेप जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप होता है ना। इस तरह का जो शेप होता है वो होता है पैराबोलिक। आपको जो फिगर में दिखाई दे रहा है वो आपका पैराबोलिक टाइप शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में अनुमानित या परमिसिबल लीकेज करंट क्या है, यानी परमिसिबल करंट कितना होता है, यानी कितना लीकेज एक्सेप्टेबल होता है घरेलू वायरिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1/5000 गुणा में फुल लोड करंट, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो लीकेज करंट होता है होम वायरिंग में वो 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए सर्किट डायग्राम का नाम बताना है ना। जो चित्र में सर्किट दिखाया गया है वो किसका सर्किट है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक फैन को कंट्रोल किया जा रहा है। अब फैन का आप लोग सिंबल जानते होंगे, कुछ इस तरह का ये सीलिंग फैन का जो होती सिंबल होता है ना। तो ये जो पूरी सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल फैन रेगुलेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। वाहन की बॉडी यानी किसी गाड़ी वगैरह कार वगैरह की बॉडी का मरम्मत करना है, सोल्डरिंग आयरन तो वहाँ लगेगा नहीं, मशीन वेल्डिंग नहीं करेंगे, डीप वेल्डिंग नहीं करेंगे, इसके कहाँ करते हैं हम लोग, फ्लेम वेल्डिंग। आप देखे होंगे फ्लेम वेल्डिंग यानी कि लपेटों के साथ आग जला करके वहाँ पर वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए फ्लेम के साथ वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रेडियो रिसीवर्स में फेराइट कोर का उपयोग क्यों किया जाता है, फेराइट कोर का उपयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो फेराइट कोर का प्रयोग करने का सिंपल पर्पस होता है, देखिए हमारा क्या हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जो फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है उसका क्या हो सके, लीकेज को कम किया जा सके, है ना। तो नियत हानि को कम करने के लिए हम लोग रेडियो रिसीवर्स में फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है ना। आप चुंबकीय फ्लक्स पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि फ्लक्स घनत्व जो होता है चुंबकीय बल के पीछे रहता है, ये सिद्ध होता है हिस्टैरिसीस के द्वारा। ठीक है, आप जानते होंगे जो कि आयरन लॉस 2 तरह का होता है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, तो उसी के अंदर चुंबकीय बल से ही पीछे रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नए घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन का टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घरेलू वायरिंग का इंस्टॉलेशन करना है तो उसमें इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है, हाई इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा होता है, यानी सीरीज सर्किट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पहला घरों के बिजली लैंप में बिल्कुल नहीं होता है, वोल्ट मीटर कनेक्शन पैरेलल में होता है ना। अमीटर का शंट प्रतिरोध ये भी पैरेलल में होता है। सर्किट के अंदर जो फ्यूज लगता है वो किस क्रम में लगता है, जो फ्यूज लगता है वो लगता है श्रेणी क्रम में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीरीज क्रम में ये लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं,
लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? यानी लेड एसिड सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग पढ़े होंगे सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है, तो उसकी जगह पर किसका प्रयोग करते हैं? लेड एसिड के अंदर, है ना। तो लेड एसिड के अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रयोग करते हैं वो क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4, है ना। बैटरी और सेल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है H2SO4, जिसको आप हिंदी में तेजाब भी बोल देते हैं आप, है ना। वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये, इसलिए इसको डाइल्यूटेड तनु यानी कि बहुत उसकी मात्रा को कम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कोई सोल्डरिंग आप करते हैं तो सोल्डर आप एक बार पिघला दिए हैं, उसको बार बार उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो क्या दिक्कत होगा उससे? पहला है लेड की मात्रा कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं कम होगा। स्लग बनने से रोकता है, नहीं। ज्वाइंट और सोल्डर का प्रभाव समान होगा, नहीं, कम हो जाएगा। तो क्या होगा? टिन की मात्रा कम हो जाती है ना। बार बार पिघलाने से क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि लेड और टिन का मिश्रण होता है, तो लेड तो नहीं डिस्टर्ब होता है, लेकिन बार बार पिघलाने से टिन की मात्रा जरूर कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंगल फेज एसी में फेज विस्थापन क्या होता है? यानी फेज डिफरेंस सिंगल फेज में कितना होता है? तो सिंगल फेज में फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है ना। और 3 फेज में 120 डिग्री होता है ना। देखो सिंगल फेज की बात होगी तो जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री, और 3 फेज की बात होगी तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखना है, प्रश्न संख्या 12, पावर वायरिंग के लिए केबल का आकार कैसे तय किया जाता है? पहला है लागू वोल्टेज से, करंट से, पावर फैक्टर और लोड से। पावर वायरिंग का मतलब क्या है? जिसमें कि आप हैवी लोड चलाते हो। पावर वायरिंग का मतलब है जैसे कि एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि। इसमें कैसे केबल डिसाइड करते हैं हम? केबल का डिसीजन होता है करंट से, कितना करंट वो फ्लो करा लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू आई, और एसी सर्किट है तो साइन थीटा, है ना। तो रिएक्टिव पावर जो होगा वो पी आर इक्वल्स टू, यानी रिएक्टिव पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट साइन थीटा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में देखिए, चित्र में दर्शाए चित्र के अनुसार वायरिंग का प्रकार क्या है? यानी किस तरह की वायरिंग की गई है? तो जो ये आप वायरिंग देख रहे हैं, सब में क्या है यहाँ पर? ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये दीवार के साथ ऐसे चिपक चिपक गया हुआ है ना। केसिंग कैपिंग वायरिंग तो पूरा उसमें फट्टी लगा, सीटीएस नहीं लगा है, कंड्यूट तो दिखेगा ही नहीं आपको। तो ये कौन सी वायरिंग है आपकी? क्लीट वायरिंग, जो है कि जैसे कि हम तार ले जा रहे हैं तो क्या करते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे यहाँ जगह जगह इसमें हम ऐसे क्लीट लगा देते हैं, है ना। तो वही क्लीट वायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन या फिगर आपको सामने दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में दिखाए गए आरसी समांतर परिपथ की लाइन करंट की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो जो आरसी सर्किट होता है, आर मतलब रेजिस्टेंस है, सी मतलब क्या है? कैपेसिटर, है ना। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो करंट की गणना निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा आपका लोड करंट, यानी IL लोड करंट बराबर अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट पूरा रहेगा, अंडर रूट में IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल में जब भी ज्ञात करना होगा तो लोड रजिस्टर करंट बराबर अंडर रूट में IR स्क्वायर प्लस में IC स्क्वायर से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एक लैंप को 3 विभिन्न स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? आप लोग पढ़े होंगे टनल वायरिंग इत्यादि इत्यादि। तो एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए
किस स्विच का प्रयोग करते हैं? पुल स्विच का इस्तेमाल हम लोग पंखा वगैरह में करते हैं। बेल स्विच का टॉगल स्विच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। और आप एक और चीज़ पढ़े होंगे, टू वे स्विच पढ़े होंगे आप लोग। टू वे स्विच का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू वे स्विच का भी हम लोग प्रयोग करते हैं और इंटरमीडिएट का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारे क्या दिया हुआ है? इंटरमीडिएट दिया हुआ, इसलिए हम इंटरमीडिएट लगा रहे हैं। अदरवाइज हम टू वे स्विच का प्रयोग करके भी हम एक लैंप को विभिन्न स्थानों से जला सकते हैं, जैसे कि आप लोग टनल वायरिंग या फिर सुरंग वायरिंग इत्यादि में या गोदाम वायरिंग में आप पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर सीढ़ी वायरिंग में, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। कह रहा है 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा इकाई में गणना करें। कोई लैंप है जो 500 वाट का है, 5 घंटे तक चलता है, तो हमें निकालेंगे कि वाट आवर निकालेंगे। 500 वाट गुणा में 5 घंटा, ये हो जाएगा 2500 वाट आवर। अब वाट आवर का चेंज करना है यूनिट में, तो क्या कीजिए आप इसको 1000 से भाग दीजिए, क्योंकि 1 वाट आवर में लगभग 1000 वाट आवर में 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5 यूनिट्स, यानी कि ये जो बल्ब है 500 वाट का, वो 5 घंटे के अंदर 2.5 यानी 2.5 यूनिट का बिजली खपत करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वाट आवर निकाल लीजिए, उसको 1000 से भाग दे दीजिए, आपका यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक टैंक के बीच ऊष्मारोधक के रूप में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक गीजर बनाता हूँ, है ना, इस तरह का थोड़ा सा ड्राइंग कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग, समझिए ऐसा गीजर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ऊपर से भी है, नीचे से भी है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप यदि गीजर कभी खोले होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे, जो ये देखिए ये अंदर वाला हिस्सा जो ये है, ये तो मेन टैंक है, इसके ऊपर प्लास्टिक बॉडी है, इसके बीच में क्या कुछ भरा रहता है, ताकि क्या हो, अंदर की गर्मी बाहर न जाए और बाहर की गर्मी अंदर न जाए। तो यही पूछ रहा है कि क्या इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर जो भरा होता है वो होता है ग्लास वूल, है ना। गीजर के बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के बीच में जो होता है इंसुलेटिंग के तौर पर जो ऊष्मा को रोकता है, वो होता है ग्लास वूल, ठीक है। बाकी आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। और इस तरह की वीडियोस आप लगातार आगे आपको मिलती रहेंगी, है ना। आप लोग कमेंट भी कीजिए किस तरह की वीडियो आपको और चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ल्यूमन फ्लक्स की इकाई क्या है, ठीक है। ल्यूमन फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे, ल्यूमिनोसिटी में, यानी कि जो प्रदीप्ति है उसके अंदर पढ़े होंगे आप लोग। तो ल्यूमेंस फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमन फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमेन, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ल्यूमन फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप मंद चमकने और मोटर धीमी गति के चलने के कारण क्या होता है? यानी आपके घर में देखते होंगे आप लोग कि लैंप धीमा हो जाता है या मोटर बहुत स्लो चलता है, तो ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रल में ओपन सर्किट, न्यूट्रल यदि ओपन हो जाएगा तो सब बिल्कुल नहीं चलेगा, शॉर्ट हो जाएगा तो भी बिल्कुल नहीं चलेगा, अर्थ कंडक्टर ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किस लिए होता है? ये होता है आपके अंदर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आपके घर में कम आ रहा है, वोल्टेज कम आएगा तो लैंप धीमा चलेगा और मोटर भी धीमा चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सी कूलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी आप लोग देखे होंगे ना कि कुछ आपके गांव देहात में आप लोग देखे होंगे इस तरह से पोल के ऊपर क्या लगा होता है, पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर को ऐसे सेट कर दिया जाता है, पोल के ऊपर आपके ट्रांसफार्मर ऐसे लगे होते हैं ना, यहाँ सप्लाई आपकी गई होती है यहाँ से जोड़ करके। तो ऐसे में जो पोल का जो ट्रांसफार्मर होता है किस माध्यम से ठंडा होता है, कूलिंग मेथड पूछा है। तो यहाँ तो ना कोई पंखा लगा होता है, ना ही कोई और व्यवस्था होती है। तो यहाँ क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो तेल होता है और क्या है उसके बाद से ये हवा ठंडा होता है। तो हम बोल सकते हैं आयल नेचुरल, एयर नेचुरल, यानी आयल इसके अंदर भरा हुआ है और हवा के माध्यम से ये ठंडा हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में टेस्ट का प्रकार क्या है? तो हम घरेलू वायरिंग करते हैं, यहाँ पर एक फिगर है पूरा ना, उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें थोड़ा सा छूट गया है लगाते समय। घरेलू वायरिंग जब हम करते हैं तो एक को क्या किया जाता है कि इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है। इंसुलेशन जब टेस्ट करते हैं तो उससे हम लोग ना इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, उसके बाद से हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं ना। जो फिगर में दिखाया गया, आपको फिगर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका ये जो इसका आंसर होगा वो पोलैरिटी टेस्ट करते हैं घर की, है ना, ताकि हमारी फेज न्यूट्रल पता चल सके हमको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की पहचान कैसे करें? कैसे हम जानेंगे कोई जो इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है वो मूविंग आयरन टाइप का है? ठीक है, तो मूविंग आयरन जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक टर्मिनल लाल रंग का होता है, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं। केवल पॉजिटिव होता है, भी गलत है। इसके ऊपर क्या होता है, कोई मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मूविंग आयरन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो कि फिजिकली सुई मूव करती है ना, ऐसे सुई इसके अंदर घूमती है, तो इसके पीछे वो कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा टर्मिनल को पहचान करने के लिए। इसमें सिंपल 2 पॉइंट निकाल के छोड़ दिएगा, आप जहाँ मन करवा फेज, जहाँ मन करवा न्यूट्रल लगा सकते हैं ना, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ होता है या क्यों करते हैं? पहला, हार्ड सोल्डरिंग बिल्कुल नहीं, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग बिल्कुल नहीं होगा, टीन शीट सोल्डरिंग नहीं होगा, पीवीसी के छोटे कंपोनेंट की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डीप आयरन सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। अब समझिए कैसे होता है। देखिए, एक नीचे एक पात्र होता है, पात्र मतलब एक बर्तन होता है, जिसका क्या करते हैं हम लोग, टीन लेयर और टीन का अपना सोल्डर पूरा पिघला दिए हैं, पूरा पानी के फॉर्म में आ चुका है ये। और मेरे पास क्या है, पीसीबी है। पीसीबी में क्या है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि सब लगे हैं। उसके पार्ट को बस डुबाया जाता है हल्का सा, और फिर उसको निकाल लिया, जैसे क्या होता है पूरा प्रॉपर सोल्डरिंग उसके अंदर पीछे होकर के मिल जाती है। ठीक है, तो पीसीबी पर छोटे छोटे कंपोनेंट को सोल्डरिंग करने के लिए डीप सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड हो गया, चार्जर का जो किट हो गया है, जो भी चीज़ें हैं उसको सोल्डरिंग करने के लिए होता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं, हम मैनुअली सोल्डरिंग नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा उसमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने टू वे स्विच का प्रयोग करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी आपके पास लैंप बस एक ही है, लैंप एक है, लेकिन कंट्रोल करना है उसको कहाँ से, 3 जगह से। तो कितना टू वे स्विच का प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए, तथा इंटरमीडिएट स्विच। 25 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो इसमें आप कम से कम 2 टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आपका ये हो जाएगा, 2 टू वे स्विच और 2 इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अर्थिंग की जो पाइप की डाले हैं जमीन से, तो उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं पाइप की, तो अर्थ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो अर्थ प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि लंबाई बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसकी जो कि अर्थ रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज यानी कि घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग पढ़े होंगे ना, क्लास ऑफ फायर, किस तरह का फायर कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, फोम टाइप बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वाटर टाइप तो हम बिजली प्रयोग ही नहीं कर सकते, गैस टाइप भी नहीं प्रयोग कर सकते, तो हम प्रयोग क्या करते हैं, हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए, है ना। तो हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो विद्युत की आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए आवृत्ति मीटर किस प्रकार का है?
तो ये जो देख रहे हैं आवृत्ति मीटर, इसके अंदर क्या है, फिजिकली दिखे हैं सब, क्या है, ये सब पत्तियां आपको दिख रही हैं, यानी ये कौन सा होगा, इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप। इसके अंदर क्या होता है, पत्तियां, जैसे मान लीजिए ये 50 हर्ट्ज है, ये 51 है, ये 52 है, ऐसे इधर तो मान लीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो ये जो 50 हर्ट्ज वाला जो पत्ती क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा ना, तो ये मैकेनिकल टाइप होता है ना, जो दिखाया गया है वो मैकेनिकल टाइप है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। जो चित्र में दिखाया गया है वो क्रिम्पिंग टूल बिल्कुल नहीं है, नोज प्लायर नहीं है, कॉम्बिनेशन प्लायर बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर। हाँ, ये फिगर आप देख रहे हैं वो डायगोनल कटिंग प्लायर का देख रहे हैं। अब बहुत से प्लायर पढ़े होंगे तो उसमें एक ये भी होता है डायगोनल कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 30, कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। कोई चालक है, मान लो उसकी मोटाई कुछ ऐसे था, है ना, ऐसे चालक था, इतना मोटा था, अब इसकी मोटाई क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए, यानी कि अब ये मोटा हो गया, है ना। इसका भाई एरिया मान लो तुम, इसका मान लो व्यास d था, इसका कितना हो गया 2d हो गया, तो व्यास कितना हो गया 2 टाइम्स, दोगुना बढ़ गया। तो आपको पता होगा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध उसका घट जाता है, और कितना घटेगा, इसके उल्टे अनुपात के स्क्वायर में, यानी 1/4 अनुपात के 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुना इसका प्रतिरोध है वो घट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन तार का मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, वो भी जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के उल्टे, इन्वर्सली स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो 4 गुना उसका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में है, यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लोड बढ़ा रहे हैं किसी सेल पर, तो उसके जो टर्मिनल वोल्टेज है क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यदि आप वोल्टेज लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा लेकिन कुछ मात्रा में घटेगा, ठीक है। ये आसान प्रश्न था, सेल और बैटरी से प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम रिएक्टेंस और कम कोर लॉस क्यों होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर में लॉस क्यों कम होता है ये बताना है। तो इसका है हाई रेजिस्टेंस शील्ड को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं, बर्डन बढ़ाने के लिए, स्थिर आउटपुट वोल्टेज बनाने रखने के लिए, ये भी गलत है। इसलिए होता है क्योंकि रीडिंग को त्रुटि को कम करना है ना, करंट ट्रांसफार्मर का काम ही है करंट को मेजर करना। यदि इसी के अंदर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर रीडिंग कैसे सही दे पाएगा ना, तो रीडिंग के अंदर जो एरर आता है उसको कम करने के लिए इसके अंदर रिएक्टेंस और कम कोर लॉस को रखा जाता है, यानी हाई एफिशिएंसी वाले ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, और कम लॉस वाले। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या होता है, कहाँ होता है या क्यों करते हैं। डाई स्टॉक आप लोग, ये फीटर का टूल है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं बेलनाकार पाइप पर थ्रेड काटने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पाइप है और इसके ऊपर क्या करना है, तो चूड़ी काटना है, तो चूड़ी काटने में किसका प्रयोग करेंगे हम, यही डाई स्टॉक का। वो भी कौन सा चूड़ी, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल होगा, है ना, यानी कि पाइप के बाहर चूड़ी काटना है, अंदर नहीं काटना है, ठीक है ना। डाई स्टॉक से सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, 34 नंबर प्रश्न में है, सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का कारण क्या है। कोल्ड सोल्डर यानी कि आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो कोल्ड सोल्डर का मतलब क्या हो गया कि हमारा सोल्डरिंग प्रॉपर, जो हमारा जो सोल्डर है जो कि लेड और टिन से बना है, उसको कम से कम, जैसे जानते हैं आप लोग, लगभग 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए। यदि उसका टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, फिर वो अच्छे से पिघल नहीं पाएगा, है ना। तो अपर्याप्त ताप यानी कि उसका क्या हो गया,
उसको हीट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो कोल्ड सोल्डर के अंदर आ जाएगा। अधिक ताप होगा तो ज़्यादा ही पिघल जाएगा ना। उच्च वाट वाला क्षमता सोल्डरिंग आयरन होगा तो उसका भी जो है कि ज़्यादा अच्छे से पिघला पाएगा। फ्लक्स का गलत इस्तेमाल से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये होता है अपर्याप्त टेम्परेचर की वजह से ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वायरिंग इंस्टॉलेशन में चित्रानुसार कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा तरह का टेस्ट है ना। इसमें भी थोड़ा सा फिगर का जो है कि मिस्टेक है ना, फिगर थोड़ा अच्छा बन नहीं पाया है, लेकिन मैं बताता रहा हूँ आपको। ये हम लोग करते हैं और चालक एवं भूमि के मध्य इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर यानी कि चेक करते हैं कितना रेजिस्टेंस है ना, अर्थिंग वगैरह करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ना, आप लोग इसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ की कोटिंग होती है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, जो आप इसको ट्यूबलाइट बोलते हैं फ्लोरोसेंट टाइप का, उसके अंदर टंगस्टन इलेक्ट्रोड तो लगा होता है, ये सबको पता है। लेकिन इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर किस पदार्थ की कोटिंग की गई है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग उसको पढ़े होंगे प्रवृत्ति के अंदर, है ना। तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का इसके ऊपर परत इस्तेमाल किया जाता है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेयर या कोटिंग किया रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न ये है, यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट कितना होगा, है ना। डेल्टा करंट कितना है 20 एम्पियर, तो फेज करंट कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जो लाइन करंट फेज करंट जो होता है, फेज करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, लाइन करंट के √3 के डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो फेज करंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 20/√3 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा लगभग 11.55 एम्पियर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए, मतलब फेज करंट जो होता है वो कम होता है, लाइन करंट ज़्यादा होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 20 एम्पियर यदि लाइन करंट है तो फेज करंट 11.55 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। चित्र में दिखाए गए स्केल का नाम क्या है, कौन सा स्केल दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब स्केल पूछा है यहाँ पर, इन्हें पूछा है कौन सा मीटर, स्केल पूछा है। तो पहला ऑप्शन है नॉन लीनियर, फाइंड स्केल, एक्सटेंडेड स्केल, लीनियर स्केल। देखिए, लीनियर तब होता है जब बिल्कुल एक सीधी रेखा में होता है, जैसे कि आपका ये जो स्केल होता है, जैसे आप माप लेते हैं स्टील रूल जो होता है वो तो होता है लीनियर में। एक्सटेंडेड ये हो नहीं सकता, ये दोनों नहीं होगा। फाइन स्केल बिल्कुल भी नहीं है। नॉन लीनियर यानी कि जिसका जो कि ऐसा स्केल जो कर्व में हो, है ना, घुमावदार कर्व में हो। तो आपको दिखाई दे रहा है ओम मीटर, जो किस फॉर्म में है, ये इसका जो स्केल है वो नॉन लीनियर स्केल के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और जिससे आपको कि बहुत सहायता भी मिलेगा ना। तो आप इसके आगे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि ड्राइंग वगैरह या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या फिर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग सभी लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।